देश का अपना चैनल। भारत के निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के साथ भारतीय न्याय संहिता को ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 सन 1860 की पुरानी ताज़ीरात हिंद की जगह ले चुका है। भारतीय न्याय संहिता की अहम ताकतों में से एक ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक दफात को दी गई अहमियत में शामिल है। इसमें जिनसी जराइम, ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ मुजरिमाना अमल, शादी से मुताल्लिक जराइम, अबॉर्शन की वजह बनने वाले जुर्म और बच्चों के खिलाफ क्राइम से निमटने के लिए एक मख्तस चैप्टर बाब 5 है, जिसका उन्वान ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम है। ये इन तमाम किस्म के जराइम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करता है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार ख्वातीन के खिलाफ क्राइम को पहचानने के लिए ऐसी हरकतों को शामिल किया गया है जो घिनौनी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जुर्म नहीं माना जाता था। पहचान छुपाकर किसी खातून से शादी करना या शादी का झूठा वादा करके तरक्की या रोजगार देने का वादा करके जिनसी इस्तेमाल करने को नए कानून के तहत पहली बार जुर्म के दर्जे में रखा गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कैटेगरी के तहत रेप के लिए 10 साल से लेकर सजाए मौत तक की सजा का इंतजाम है। नाबालिग से रेप की सजा में सजाए मौत देना भी शामिल है। बच्चों के खिलाफ जराइम के लिए सजा को 7 साल की कैद से बढ़ाकर 10 साल तक की जेल कर दी गई है। कानून में जराइम की वजाहत, उनकी सजा और मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल के लिए साफ तौर पर बयान किया गया है। ये ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और बदसलूकी की अलग अलग शक्लों की वजाहत और साफ तौर से मुजरिमाना कार्रवाई करते हुए जुर्म करने वालों की जवाबदेही भी तय करता है। बिलाशुबा जब मुजरिमों को सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा तो ये मुजरिमों के दरमियान एक सख्त पैगाम भेजेगा कि इस तरह के अमल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे ख्वातीन और बच्चों के लिए ज्यादा महफूज माहौल कायम करने में यकीनन मदद मिलेगी। जब मुल्क की ख्वातीन इस बात से बाखबर होंगी कि उनके साथ तशद्दुद या बदसलूकी साफ तौर पर काबिले सजा जुर्म है, तो उनमें खुद एतमादी आएगी और इससे समाज के मुख्तलिफ पहलुओं में उनकी हिस्सेदारी पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में। 1 जुलाई 2024 से मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज हो गए हैं और इनका सीधा असर मुल्क की ख्वातीन पर पड़ेगा। इसीलिए मुल्क के सभी नागरिकों को इन कवानीन की जानकारी होना, मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। BNS में बाकायदा एक चैप्टर के ज़रिए ख्वातीन और बच्चों से मुताल्लिक़ जराइम को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है और कुछ मामलात में सज़ाओं को सख्त भी कर दिया गया है। इसके अलावा ख्वातीन के लिए FIR दर्ज कराने में सहूलियात दी गई हैं और यहाँ भी अगर हम देखें तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको जुर्म के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, अगर किसी से कोई वादा किया जाता है या किसी को झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो अब ये भी जुर्म की कैटेगरी में लाया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून प्रोफेसर जनाब अरविंद P. भानु साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मारूफ वकील जनाब आशीष पांडे जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मैं अरविंद जी से जानना चाहूँगा कि आप माहिर कानून हैं, आपने कानून के ऊपर ना सिर्फ पढ़ा है, पढ़ाया है, बल्कि इसके ऊपर आपने बहुत कुछ चर्चा भी की है। कितना अहम मानते हैं नए कवानीन को? अगर हम महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं तो नए कवानीन इस दायरे में अगर आते हैं तो कितने अहम हो जाते हैं? नौमान साहब,
अब मेरे विचार में ये जो लॉ लाए गए, तीनों कानून जो लाए गए, ये इतने महत्वपूर्ण कानून हैं और बहुत बड़ा रिफॉर्म भी किया गया है। अगर हम पहले इसको इस बात से देखने की कोशिश करें कि हमारा जो आईपीसी जो था वो दंड संहिता था, इस दंड संहिता को बदल करके न्याय संहिता कर दिया गया। इसका मतलब यह कि इस कानून के तहत अप्रोच चेंज हो रही है जी। इस कानून का दृष्टिकोण चेंज हो रहा है। पुराने कानून में दंड देने की व्यवस्था का मतलब था, लेकिन नए कानून में दंड देने की व्यवस्था की जगह पर एक न्याय की व्यवस्था की बात आ गई है। रही बात बच्चों की और महिलाओं की कि उनके लिए इस कानून के जरिए से और भी प्रोटेक्शन बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया गया है, और इतना प्रोटेक्शन सख्त कर दिया गया है कि पिछले दिनों में पिछले कानून में कहीं भी नहीं था। जी, मैं यहाँ आशीष जी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बाकायदा पेशेवर वकील हैं, कि अगर हम मुकदमात की रूह से देखें, बहुत कहीं ना कहीं ख़वातीन को क्या वाकई किस तरह की परेशानियाँ पेश आती थी जो नए कवानीन के आने के बाद अब उन परेशानियों से वो बच सकेंगी? देखिए, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, इन कानूनों को लाने के पीछे एक मकसद ये था कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। और पीछे अगर आप देखिए, फंडामेंटल अप्रोच ये रहा कि दंड से निकलकर हम एक न्याय आधारित व्यवस्था पर आएँ। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, एक महिला है और उसके साथ कोई क्राइम कमिट होता है और वो एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और उसके बाद जब आप कोर्ट जाते हैं तो आपको कई बार कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम थी उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन हो रहा है उस पूरी प्रोसेस में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी विक्टिम को न्याय मिल चुका है अनटिल अनलेस उस न्याय की प्रक्रिया को उसके लिए सुलभ किया जाए, आसान कर दिया गया। इन कानूनों में हुआ क्या है, देखिए, दो तरीके के चेंजेस हुए हैं जी। एक तो आपका जो सब्सटेंटिव लॉ थे, जो मुख्य कानून थे, जो दंड की परिभाषा और कितना दंड मिलना चाहिए उसको लेकर कानून बदला, भारतीय न्याय संहिता हमारी। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो वास्तव में हमको उस दिशा में ले जाते हैं जहां पर अगर कोई महिला या बालक पीड़ित है, बच्चा पीड़ित है और वो कानून के दरवाजे पर जाता है, न्याय के लिए दरवाजा खटखटाता है, तो कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जहां पर उसको न्याय सुलभ तरीके से मिल सकेगा और हम दंड आधारित व्यवस्था से निकलकर न्याय आधारित व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, इसमें एफआईआर का आपने जिक्र किया। क्या अब वाकई एफआईआर दर्ज करवाना आसान होगा ख्वातीन के लिए? देखिए, इस आपके सवाल के दो पहलू हैं अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखिए, हो सकता है किसी महिला के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहां पर दो जो थाने हैं उनका बीच की जुरिस्डिक्शन पड़ रही है, या कहीं वो बाहर जाती है अपने जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उससे निकलकर, वहां पर कोई घटना हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस अपने देश में देखने को मिले जहां पर पुलिस अधिकारी इन एफआईआर्स को रजिस्टर करने से केवल इसलिए मना कर देते थे कि कंसर्न क्राइम उनके जुरिस्डिक्शन में कमिट नहीं हुआ। ये बहुत मसला आता था जुरिस्डिक्शन का, जीरो हमारे दायरे में नहीं आता। जीरो एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पहले से भी थी, ऐसा नहीं था कि जीरो एफआईआर का प्रोविजन नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जीरो एफआईआर को, जो हमारे देश का प्रोसीजरल लॉ है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी हो गया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको रिपोर्ट किया जाता है तो आपको उसको एफआईआर के रूप में रजिस्टर करना होगा और उसके बाद कंसर्न जुरिस्डिक्शन को ट्रांसफर कर देना होगा। तो एक बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल सुविधा मिली हुई है। दूसरी चीज देखिए, चूंकि इसमें ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान किया गया है, महिलाएं देखिए, उनके सामने आज भी इस देश की ये रियलिटी है कि थाने में जाने से लोग बचते हैं। महिलाएं और बच्चे तो विशेषकर बचते हैं। तो अगर उनके साथ कोई घर की चार दीवारी में जुर्म होता है या घर के बाहर होता है, वो कोशिश करते हैं कि उनको थाना ना जाना पड़े, क्योंकि एम्बैरेसमेंट होगा, बहुत सारी प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज होंगी जिसको शायद वो हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर ऑनलाइन जिस तरीके से हमारा देश बढ़ रहा है, हर हाथ में आज की डेट में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है
उससे बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में बढ़ने में मदद मिलेगी, जहां पर हम देखेंगे कि हमारी महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले जो जुर्म है उनकी रिपोर्टिंग हो सकेगी और उनको न्याय मिल सकेगा। लेकिन ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कोई जिम्मेदारी होगी उस महिला की कि उसको थाने दोबारा जाना पड़ेगा, या फिर बाकायदा वो एफआईआर किसी दूसरे थाने में जाएगी, वहां उसको जाना होगा? देखिए, कंसर्न थाने में जुरिसडिक्शनल जो आपका थाना होगा, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद वो उस थाने में जाएगी। लेकिन जब आपके स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है वो कानूनी प्रक्रिया का पार्ट होता है, लेकिन उसमें देखिए जो इनिशियल हेजिटेशन होता है, अगर पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर उस विक्टिम के प्रति एक सहयोग भरा रहा या उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी दुर्घटना हुई है हम उसमें आपको न्याय दिलवाने में पूरी मदद करेंगे, तो शायद उसकी जो इनिशियल हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। और एक बार जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा पाएगी या बच्चे अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में मदद मिलेगी, आगे उनको भी मदद मिलेगी। भानु जी से यहाँ जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं बच्चों के ताल्लुक से और ख्वातीन के ताल्लुक से, इसमें जो हमने एक देखा कि एक चैप्टर के ज़रिए तमाम जो क्राइम हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, सिलसिलेवार तरीके से उनको बताया गया है। पहले जो जराइम थे उनको अलग अलग बिखरे हुए थे हम कह सकते हैं, लेकिन अब एक ही जगह उनको जमा कर देना, इससे क्या फ़ायदा होगा आगे चलकर? देखिए, मैं अगेन एक बात ये बताना चाहूँगा कि अप्रोच इस नए कानून में चेंज है। कैसे चेंज है कि अब ये विक्टिम और विटनेस सेंट्रिक है जी। ये बहुत अहम बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये विक्टिम और विटनेस सेंट्रिक है। अब जैसा कि आपने बताया कि आईपीसी के तहत अगर हम देखते हैं तो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजंस थे वो जगह जगह बिखरे हुए थे, लेकिन इस बीएनएस में सबसे काम बड़ा ये किया गया है कि एक चैप्टर लाया गया है, चैप्टर 5 है। 5 चैप्टर में एक जगह पर जो सारे के सारे मसले हैं, सारे के सारे जो उनके खिलाफ अपराध हैं उनको लाया गया है। देखा जाए तो बच्चों के, और ये जो चैप्टर 5 है उसमें 4-5 तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक तो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जाते हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल फोर्स किया जाता है या असॉल्ट किए जाते हैं, और मिसकैरिएज की बात होती है, और दूसरी बात आती, लास्ट बात ये आती है कि बच्चों के प्रोटेक्शन की बात आती है। तो ये पांचों ही ला कर के चैप्टर 5 में रख दिए गए हैं, और जहां पर के 63 से लेकर के 63 से सेक्शन स्टार्ट होता है और 99 तक ये चलता है जी। तो एक जगह लाने से, एक जगह पूरे प्रोविजन को लाने से कॉन्सेंट्रेशन बनता है, एक सिस्टम अच्छा बनता है। और मुख्य बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आईपीसी में जो प्रोविजंस अवेलेबल थे, जो महिलाओं के राइट अवेलेबल थे, सिर्फ उन्हीं को ला करके रख दिया गया है। इसमें नए प्रोविजंस भी जोड़ दिए गए हैं जी। एक बात और भी है कि जहां रेप की डेफिनेशन, रेप का ऑफेंस जो 375 में दिया गया था, यहां पर चैप्टर 5 जो स्टार्ट होता है 63 से स्टार्ट होता है, और सेक्शन 63 में सबसे पहले हीनियस क्राइम दिया गया है। यहां पर रेप से स्टार्ट होता है जी। इसमें नए प्रोविजंस लाए गए हैं, और वो सारे के सारे जो नए प्रोविजंस हैं वो सब महिलाओं के हक में हैं और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं जी। अगर मैं एक प्रोविजन को लेकर के आता हूं, आपको बताता हूं, सेक्शन 69 की अगर मैं बात करता हूं, पहले क्या होता था कि छदम बेस के साथ, मिसकॉन्सेप्शन के साथ, मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ किसी महिला को बेवकूफ बनाया जाता था, बहला फुसला कोई वादा करके बनाया जाता था, और उसके साथ ये भी होता था कि भाई चलिए हम आपसे शादी करेंगे, आपको ये करेंगे, बाद में धोखा दे दिया जाता था और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर दिए जाते थे। इससे पहले, बीएनएस से पहले इस तरह के जो मामला थे वो मामला 375 में जाकर के देखे जाते थे, और ये मामला कंसेंट और बिल के थ्रू देखे जाते थे जी, कि यानी मर्जी है या नहीं है। नहीं है। लेकिन अब इस तरह के मामलात जो डिसीटफुल मैटर में आते हैं उनके लिए अलग से सेक्शन, एक्सक्लूसिव सेक्शन ला दिया गया है। 69 सेक्शन ला दिए गए हैं। तो अगर किसी भी महिला के साथ में बहला फुसला करके, उसको बेवकूफ बना करके, उसको आगे के भविष्य के बहुत सारे अच्छे प्रलोभन दे करके इस तरह के काम करके अगर कोई शादी की बात करता है, डिसीटफुल मीन्स
इस्तेमाल करके, तो उसके लिए 69 में प्रोविज़न है और वो सजा के लिए होगा। जी, यानी सजा का वो हकदार होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो अब उसे बाकायदा जुर्म के जुमरे में रख दिया गया है और उसके लिए सजा दी जाएगी। तो अब जो एक पुराना नगमा था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, या तो उसे निभाइए, नहीं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ मैं आशीष जी से जानना चाहूँगा कि आशीष जी, क्या वाकई एक जगह लेकर के आना तमाम जराइम को और सिलसिलेवार तरीके से लेकर के आना हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी पुलिस के लिए, दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा? देखिए नुमान साहब, आपने बहुत ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है। दो अप्रोच हो सकते हैं इस चीज़ को देखने के कि सेक्शंस ऑलरेडी थे, भले ही स्कैटर्ड थे, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको एक जगह लाकर कंसोलिडेट कर दिया गया है। जी, लेकिन देखिए नुमान साहब, एक पॉपुलर सेइंग होती है कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होता है, अगर इस संदर्भ में देखें, कि उसकी किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कहीं उस सिस्टम से ज़्यादा। तो इस कंसोलिडेशन की प्रोसेस में अगर आप देखें, एक इंटेंशन रिफ्लेक्ट होती है कि जो स्कैटर्ड प्रोविजंस थे महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए, जिनको कि काफ़ी नीचे प्रायोरिटी दी गई थी स्कीम ऑफ थिंग्स में, आईपीसी में, उसको सबसे पहले ऊपर लाया गया है और एक जगह, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, चैप्टर 5 में एक जगह कंसोलिडेट किया गया। तो इंटेंशन गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता और भारत का जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उनमें इनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ये सबसे पहला पॉइंट है। जी। दूसरा, आप देखिए, जैसे ही कुछ सेक्शंस की बात हो रही थी, डिसीटफुल मीन्स से जो कंसेंट हासिल की जाती है किसी भी महिला से और उसको प्रेटेक्स्ट के रूप में यूज किया जाता है इस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, तो यहाँ पर एक पहले क्या था, अगर आप बड़े साधारण शब्दों में कहें जी, तो कंसेंट का जो एलिमेंट था, कंसेंट हमेशा देखी जाती थी उस विक्टिम के विज़ उसकी क्या सिचुएशन थी। लेकिन यहां पर एक इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन जो एक अपराधी है इसमें, जो एक्यूज्ड है, उसकी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस इंटेंशन क्या थी, इस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक ओनस था वो शिफ्ट हो रहा है। आपको विक्टिम की जगह अब आपको एक्यूज के ऊपर फोकस ज्यादा किया जा रहा है कि अगर आपकी इंटेंशन गलत थी और उस इंटेंशन से आपने काम किया था। देखिए, डिसीटफुल मींस तब भी पनिशेबल थे, अब भी पनिशेबल है। अब कितनी सजा है इसमें? देखिए, अभी सजा 7 साल थी पहले, अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं जहां पर 20 साल तक बढ़ा कर दी गई है, क्योंकि जो एज वाइज कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ऑफेंसेस को। तो इन तरीके से सजा को भी बढ़ाया गया है। सजा के बढ़ाने के साथ साथ इंटेंशन भी रिफ्लेक्ट करी गई है और साथ में प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में जो चेंजेस हुए हैं, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स की हो जाएगी। 164 का प्रोविजन हमारे पास पहले ही था, मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डिंग होती थी। अब एक महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में ये हुआ है कि एक लेडी मजिस्ट्रेट का होना वहां पर जरूरी हो गया है। और उसके बाद अगर आप साक्ष्य संहिता में भी जाते हैं तो जिस तरीके से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात हो रही है, जिस तरीके से उनको एक अलग कमरों में भी गवाही हो सकती है, इस तरीके के भी प्रोविजन किए गए हैं। क्या स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है उसके अंदर एक, अगर कोई किसी खातून से रिलेटेड कोई क्राइम है, तो क्या वो जो स्टेटमेंट है कि अब लाजमी हो गया कि एक महिला पुलिसकर्मी ही वो रिकॉर्ड करेगी? देखिए, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग जिस समय भी महिलाओं से जुड़े अपराध होते हैं, खासकर रेप जैसे हीनियस, तो उसमें जो आईओ अपॉइंट होता है वो महिला ही अपॉइंट होती है। और इनिशियल जो चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो विक्टिम के स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है वो महिला पुलिस अधिकारी ही करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट 164 का स्टेटमेंट होता था हमारा, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता था, जिसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती थी और उसके बेसिस पर भी कन्विक्शंस हो सकते थे। वो अब प्रोविजंस ऐसे लाए गए हैं कि महिला मजिस्ट्रेट उस चीज को रिकॉर्ड करेगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी इंटीमेट चीजें होती हैं जो कि महिला एक दूसरी महिला को ही बता सकती है खुल के, तो इन चीजों का ध्यान नए कानूनों में रखा गया है। आपने आयो की बात की, पहले ऐसा होता था कि हर एक मुकदमे के अंदर एक जो भी आयो होता था उसी के साथ वो कहानी चलती थी। क्या अब इसके अंदर नए प्रोविज़न के अंदर ये एक सहूलत दी गई है कि जब आयो चेंज हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी आयो को आने की ज़रूरत पड़ी? जी देखिए, ये एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बताई और इसका कहीं ना कहीं असर स्पीडियर जस्टिस में होगा। देखिए, कोई पुलिस ऑफिसर अगर रिटायर्ड हो जाता था, आप देखेंगे अगर आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलेंगे, सब अपने साथ एक डायरी कैरी करते थे। रिटायर हुए 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनको कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ता है। तो इस
वजह से और फिजिकली जाना पड़ता था, तो इस वजह से काफ़ी टाइम का नुकसान होता था, जो ट्रायल है वो डिले होता था। अब इस प्रोविज़न से कि जो नया पुलिस ऑफिसर आया है, नया आईओ आया है, वो उसकी जगह जा सकता है और साथ ही साथ ऑडियो विजुअल तरीके से भी वो कोर्ट में पेश हो सकता है, अपने बयानों को रिकॉर्ड करा सकता है। ऑल्दो अभी भी सर्टेन स्टेजेस हैं जहां पर फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को स्मूथ जहां तक किया जा सकता था, जो एलिमेंट्स जोड़े जा सकते थे उनको जोड़ा गया है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्पीडियर जस्टिस पर, इसके ऊपर भी। यानी हम देखा जाए तो अब स्पीडियर जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, टाइम बाउंड कहीं ना कहीं किया जा रहा है और मालूमात फराहम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि अब पढ़ाई जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए मैं अरविंद पी भानु जी से जानना चाहूँगा कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और आगे के लिए तैयारी कैसी करनी है। मैं अपने बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अब जो तीनों नए कानून आ गए हैं वो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं, वो इन नए कानूनों को ही पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो पुराने कानून थे उनकी लाइट में वो ना पढ़ें। वो कानून, जो नए कानून हैं, वो पुराने कानून की लाइट में पढ़े जाएंगे। कोई भी प्रोविज़न पढ़ा जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आज जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के बारे में पढ़ते हैं तो पुराने कानून की मद्देनज़र पढ़ेंगे। कंसेंट क्या है, विल क्या है, डिसीटफुल मीन्स एम्प्लॉय क्या किए हैं, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ द कंसेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को पुराने जो कानून हैं उनकी लाइट में पढ़ेंगे। और जो भी पहले केसेस डिसाइड हो चुके हैं वो ही केस पढ़े जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो केस नहीं पढ़े जाएंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सभी स्टूडेंट्स को और हमें इसमें भी देखनी होगी, जो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है कि बीएनएस में चाइल्ड की डेफिनेशन दे दी गई है, जो कि आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी। और जो चाइल्ड की डेफिनेशन अब दी गई है वो 18 साल से नीचे, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो ऑपरेटिंग पार्ट है बीएनएस का, उस बीएनएस के ऑपरेटिंग पार्ट में जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए वो लड़की या लड़के का प्रोटेक्शन की बात नहीं है, वो चाइल्ड को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है। जैसा कि आप समझते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो पोक्सो के आधार पर दिया था, जिसमें कि 18 साल की उम्र की बात कही थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई 375 का जो एक्सेप्शन दिया गया वहाँ 15 साल की बात कही गई है, तो आप 18 साल का प्रोटेक्शन, यहाँ पर 18 साल की लड़की को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, वहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हो 15 साल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बता करके दो मुझे कि लड़की मैरिड है या अनमैरिड है, बट वो है तो लड़की। इस मैरिड और अनमैरिड के बेसिस पे कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अब वो जो इंडिपेंडेंट थॉट में जो लॉजिक दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इक्वलिटी लाने की बात की थी, जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की थी, इक्वल राइट की बात की थी, वो बीएनएस में चाइल्ड की डेफिनेशन के माध्यम से लाया गया है। और दूसरी बात जी, 375 सेक्शन में जहां पर रेप डिफाइन किया गया था आईपीसी में, वहां पर एक्सेप्शन दी गई थी कि अगर वाइफ 15 साल से ऊपर है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो रेप नहीं माना जा सकता। इसी तरह से लेकिन 63 सेक्शन जो बीएनएस का है, जिसमें रेप की डेफिनेशन दी गई है, वहां पर 15 साल नहीं है, अब 18 साल कर दिया गया है। तो आपने देखा कि 18 साल मैरिटल रेप की आप बात कर रहे हैं जी। यहाँ आशीष जी से भी जानना चाहूँगा कि जब हम इसकी जेंडर न्यूट्रल होने की बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना अहम हो जाता है देश के लोगों के लिए। बहुत सारे कवानीन के ताल्लुक से कहा जाता था कि ज़्यादातर कवानीन तो ख़वातीन के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन इसको जेंडर न्यूट्रल करना कितना अहम मानते हैं आशीष जी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी प्रोफेसर साहब ने बताई, जो कि आपके क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। इन कानूनों को जहाँ तक संभव हो सका है जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है। खासकर बच्चों से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, आप देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि गर्ल चाइल्ड्स ही सेक्सुअल जो ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनका शिकार होती हैं। जो बच्चे हो रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं आप देखिए, जो प्रीडेटर्स हैं, सोशल प्रीडेटर्स हैं, वो उन पर गलत नज़र रखते हैं।
इसी तरीके से और भी बहुत से अगर आप पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ऑफेंसेस देखेंगे, खासकर आप बच्चों को कई बार आप बाहर से भी प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो उनको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है। मैन की जगह हूसओवर करके यूज़ किया गया है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर कि कोई अगर आदमी उस क्राइम को कमिट करता है या औरत क्राइम को कमिट करती है, उसका पनिशमेंट पर कोई रेलेवेंस नहीं होगा। पनिशमेंट मिलेगा अगर वो सक्सेसफुली प्रूफ हो जाता है कि क्राइम कमिट हुआ है। अब देखिए कई सारी चीज़ें, अब हम मैरिटल रेप की बात कर रहे थे। देखिए मैरिटल रेप एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहा है पिछले कुछ 2-3 सालों में। और इफ़ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 1-1 से डिवाइडेड था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी शायद सब जुडिस है। तो शायद उसको लेकर कोई डायरेक्ट कोई इस पर प्रोविज़न नहीं सरकार ने लाना उचित समझा, क्योंकि मैटर अभी भी सब जुडिस है। लेकिन आईपीसी में एक प्रोविज़न था जो कि मैरिटल रेप को एक्सेप्शन की तरह कंसीडर करता था। अगर 15 साल से ऊपर की बच्ची की शादी होती है और उसकी रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ एस्टेब्लिश होती है, तो उसको रेप की डेफिनेशन से बाहर रखा गया था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया। पॉक्सो से उसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज आ रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें उससे इनकन्सिस्टेंसीज आ रही थी। इसलिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन चाइल्ड की अडॉप्ट की गई और 18 ईयर एक क्राइटेरिया सेट किया गया। और इसके देखिए सोशल रेमिफिकेशंस क्या होंगे। जो आज भी बहुत सारी बच्चियों की शादी 18 साल के पहले हो रही थी, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसको अगर एक छोटी सी 18 साल की बच्ची, मैं कहता हूं 17 साल की एक बच्ची होती है, और उस बच्ची का कोई बच्चा हो जाता था या बच्ची हो जाती थी, तो उसकी पूरी जिंदगी उस प्रोसेस में निकल जाती थी। तो ये कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनके ह्यूज सोशल रेमिफिकेशंस होंगे। मैं फिर कहता हूं एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। समय लगेगा थोड़ा इसको फिल्टर डाउन होने में, लेकिन हम देखेंगे इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। यानी और देखा जाए तो अच्छे नतीजे हमारे सामने आएंगे। यहाँ पर एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद सवाल और जवाब का दौर शुरू होगा। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और अब हमारे स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ये क्या सवाल है, क्या पूछना है? नमस्कार सर, मेरा नाम आकृति गुप्ता है और मैं आमिटी लॉ स्कूल की छात्रा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा आशीष सर ने खुद ने कहा, उनने खुद ने हाईलाइट किया कैसे औरतों को विक्टिमाइज किया जाता है, उनके पास कोई क्राइम होता था। बट सर मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारा कानून ये कहता है भारतीय न्याय संहिता है, राइट। हम ये कहते हैं न्याय की बात करते हैं, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे जब वो न्याय जा ही नहीं पाएंगी। हम ये जानते हैं हमारी सोसाइटी कैसी है, वो कैसे औरतों बच्चों को ऑप्रेस करती है, उन्हें रोकती है कि नहीं जाए वो, क्योंकि उनको लगता है एम्बैरेसमेंट है या उनकी बुरा होगा या फिर लोग क्या कहेंगे। तो वो लोग क्या कहेंगे जब तक चलता रहेगा सर, तो हम न्याय कैसे ले पाएंगे, वो जा ही कैसे पाएंगे जब न्याय उन्हें मिलेगा कैसे, जब वो उसके लिए न्याय की पुकार उनके लिए मतलब रास्ता इन्होंने कहा कि जो मुश्किल हैं अभी तक जो देखते चले आए हैं उन तमाम मुश्किल से आगे बढ़कर आप दोनों के लिए मैं चाहूंगा आशीष जी पहले इसका जवाब दें। रेलेवेंट क्वेश्चन है। जो सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, खासकर महिलाओं के साथ अगर कोई क्राइम हो जाता है या बच्चों के साथ क्राइम हो जाता है, मैं एक रियल एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। करीब 2 साल पहले की बात है और मेरी एक नोन सर्किल में एक अच्छा दोस्त था और उसका एक छोटा सा बच्चा था, मेल चाइल्ड, और उसके घर में किसी ने उससे कुछ एक अनटूवर्ड सी चीज करने की कोशिश की। लकली उन्होंने टाइमली उसको डिटेक्ट कर लिया और फिर तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मुझको ये रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं लीगैलिटीज पे नहीं जाऊंगा, मैंने क्या एडवाइस दी या सारी चीजें हुई, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, खासकर अगर वो महिला हो जाती है। अब देखिए इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास क्या हो रहे हैं। सबसे पहला, कानूनों में जो सुधार, जो एक स्मूथनेस लाने की जरूरत थी, 0 FIR का प्रोविज़न हुआ, ऑनलाइन FIR का प्रोविज़न हुआ। उसके बाद अगर आपने देखा कि आप किस तरीके से जो महिला मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाकर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराते हैं। आपको अगर लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो आपको थ्रेटन कर रहा है, आप कोर्ट जाते हैं, आपको गवाही देने से रोक रहा है, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई है यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आप देखिए, देश में एक महिला आयोग
का भी एक प्रावधान है, आप उनके पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर पुलिस ने डेडिकेटेड महिला हेल्पलाइन बनाई हुई है, चाइल्ड हेल्पलाइन बनाई हुई है, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करवाने की कोशिश होती है कि आप थोड़ा सेंसिटिव रहे महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, जिससे कि उनमें कहीं ना कहीं एक, देखिए, जब कोई भी महिला या बच्चा किसी भी इस तरीके की घटना का शिकार बनता है तो वो एक ट्रॉमा में रहता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको उस ट्रॉमा से बाहर लाने की कोशिश करनी पड़ती है, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर आप देखें रेप से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि महिला आयोग को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। उनके पास से जो काउंसलर्स होते हैं वो आते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो कानून की दृष्टि से जो प्रावधान किए जा सकते हैं उनमें कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, और किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं, जो भी सरकार। आशीष जी, इसमें टाइम बाउंड कर देना, ये टाइमलाइन बना देना, ये कितना महत्वपूर्ण है नए कवानीन की अगर हम बात करते हैं तो? टाइम बाउंड कर देना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, लेकिन इस चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये देखिए डुअल एज सॉर्ड है। अगर आप इस चीज को ये कहते हैं कि विद इन 90 डेज अगर आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी तो उसके रेमिफिकेशंस होंगे, तो क्या इस पॉसिबिलिटी को भी हम जन्म नहीं देते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो समहाउ मैनिपुलेट करके सिस्टम को 90 डेज तक अपनी चार्जशीट को रोक कर रखेंगे? तो कानून, और ये जो नए कानून भी आए हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जुडिशियल डिस्क्रिशन इज ऑलवेज देयर। अगर कुछ ऐसे न्यायोचित कारण हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ज्यादा समय दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसका भी भी ध्यान रखा गया, उसका भी इंतजाम किया गया। जी जी, अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? आकृति का एक जो जुड़ा हुआ डायमेंशन भी इस सवाल में है, जिसे मैं ठीक तरह से समझा। आकृति का यह भी मानना है कि कानून आ गए, लिमिटेशंस आ गए, 0 FIR आ गई, लेकिन ये महिलाओं को या बच्चों को पता ही नहीं है। तो मैं आकृति आपके सवाल का ये जवाब देना चाहूँगा कि BCI जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने भी ये प्रोविज़न किया है कि हर लॉ स्कूल के बच्चे, उनके प्रोफेसर्स नज़दीक के गांव में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, पड़ोस में जाएंगे, वहाँ पर अवेयरनेस करेंगे। अगर आप MET लॉ स्कूल की बात करो, आप अपने ही लॉ स्कूल की बात कर लो, तो आपके स्कूल में ये कंपलसरी है कि हर 15 दिन के बाद में स्टूडेंट जाएं, अवेयरनेस फैलाएं। तो उन अवेयरनेस के दौरान जो BNS आया हुआ है, इसके राइट्स को भी महिलाओं को और बच्चों को बड़े सिंपल शब्दों में, उनके ही शब्दों में, उनके भाषाओं में समझाने के भी प्रोविजंस हैं, वो लगातार बने हुए हैं। आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितना जागरूक किया जा सकता है, जितने लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए कोशिश हो रही है। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए भी हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस कानून से मुताल्लिक जो भी दफात हैं उनको जान सकें, उनको समझ सकें। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या ठाकुर है और मैं एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा हूँ। जैसे कि आप हमारे पैनलिस्ट ने ये बताया कि चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पर इसी के साथ महिलाओं का क्या? आज चाइल्ड तो 18 साल की उम्र तक के ही हैं, पर उसके बाद के लोग जो 40 साल, 38 साल, 50 साल, महिलाओं के लिए हम कैसे लॉज ला रहे हैं? और BNS ने ऐसा क्या नया किया है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर न्यूट्रलिटी है, वो BNS ने उस चीज़ को कंप्लीट किया है। मैं एक जवाब दे देता हूँ पहले, फिर मेरे साथी आशीष जी दे देंगे कि इस नए कानून में एक बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है कि अगर 15 साल से नीचे बच्चा है, चाइल्ड की बात हो रही है, अगेन न्यूट्रलिटी की बात है, अगेन इक्वलिटी की बात है, और उसमें यह नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी है इस कानून की वो यही है कि जो लड़का के लिए प्रोटेक्शन है वो लड़की के लिए भी प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 14 का खूब अच्छी तरह से। तो 15 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है और 60 साल से ऊपर का कोई पर्सन है, मेल फीमेल को छोड़ दो आप, और उसको, इन दोनों ही एज ग्रुप के लोगों को पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये का नया कानून ये कहता है कि वो पुलिस स्टेशन उनके पास आएगा, उनकी शिकायत को सुनेगा और शिकायत सुनकर के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेगा। जहाँ तक देखिए जेंडर न्यूट्रलिटी की बात है, जेंडर न्यूट्रलिटी और महिलाओं से जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स हैं कानूनों में, हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। अभी भी बहुत सारे आक्षेप लगाने वाले आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी डायरेक्शन ठीक है,
तब तक आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि इंडिया भी एक ग्रोइंग कंट्री है, इवॉल्विंग सोसाइटी है, ये लॉज भी इनका नेचर इवॉल्विंग होता है। तो समय के साथ अगर ये महसूस होता है कि कुछ फर्दर चेंजेस किए जाने की ज़रूरत है, नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, वो हमारी पार्लियामेंट उसके लिए पूरी तरीके से सशक्त है। आगे आप देखेंगे इन कानूनों में कुछ नए प्रोविजंस भी जोड़े जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो सही तरीके से जिनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उनको हटाया भी जा सकता है। और उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की एक लंबी लिस्ट होगी जिनकी लाइट में इन कानूनों को इंटरप्रेट किया जाएगा। तो जो हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और जेंडर न्यूट्रलिटी एज फार एज क्राइम्स आर कंसर्न, उनको हम अचीव करने में सफल होंगे। जी, नए का भी इन्होंने पूछा कि इसमें नया क्या है, और एक मैं नए के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो शिकायत कर रहा है, जो विक्टिम है, उसको केस की तमाम मालूमात पहुंचाना, ये कितना अहम मानते हैं इसमें नए की अगर हम बात करते हैं? एफआईआर की कॉपी विक्टिम को प्रोवाइड कराना मैंडेटरी। देखिए, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, एफआईआर की कॉपी मिलना एक बहुत ही दूभर काम होता है और इसके लिए आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटी या गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक्यूज के लिए ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहां पर विक्टिम को भी ये पता नहीं चल पाता कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है कि नहीं। आप कंप्लेंट तो देकर आ गए हो, एक डीडी एंट्री के साथ कंप्लेंट की आपको फोटोकॉपी मिल गई है, उस पर अमल क्या हुआ है? अब देखिए, जो पहले 376 और अब नए प्रोविजंस में जो ये एफआईआर रजिस्टर होती है रेप की, इसकी एक खास बात ये है कि चूंकि विक्टिम का नाम रिवील नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे, जो डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट है, उस पर आपको एफआईआर नहीं मिलेगी। तो एक कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो अब प्रोविजंस ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं नए कानूनों में जो इस चीज को मैंडेटरी करते हैं कि विक्टिम को एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड कराना अब ये पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न आयोग की जिम्मेदारी होगी। तो इस दिशा में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया बहुत गया। एक और एक और बात है कि जो बहुत अच्छी बात है, एफआईआर की कॉपी मिलना, एक राइट बनना, इस कानून का बिल्कुल एक विलक्षण ही करैक्टर मैं कहूँगा। साथ में एक और बात जोड़ी गई है कि अगर महिला के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो एफआईआर होगी। एफआईआर ईएफआईआर का प्रोविज़न है, फ़ोन के जरिए से प्रोविज़न है। एफआईआर होने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात भी होती है। पिछले दिनों में क्या होता था कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए महिला दर दर भागती फिरती थी, हॉस्पिटल भागती फिरती थी, लेकिन वो नहीं होता था। उससे पहले जो ट्रेडिशनल था वो इनह्यूमन टेस्ट था, जो कि फिंगर टेस्ट कहा जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, बोले नहीं। लेटर ऑन बाद में अभी इन कानूनों ने एक डेवलपमेंट ये किया कि हिंदुस्तान में कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, उस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री होगा। नंबर 3, उस महिला को मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट विदिन 7 डेज में मिलेगी। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो न्याय को इंडिकेट करता है, मैंने पहले ही कहा बिगिनिंग में कि दंड नहीं न्याय है। वो न्याय कैसे है कि उस महिला के लिए 90 दिन के अंदर उस आईओ ने क्या किया, कैसे किया, कहां तक किया, वो सारी अपडेट देनी होगी। ये कानून के माध्यम से बाध्य है। अदरवाइज पहले होता क्या था कि कानून महिला के साथ में, बच्चे के साथ में, किसी पर्सन के साथ में अपराध हो गया और वो भागा डोला आईओ के पीछे, साहब हुआ क्या है आप बताइए, और आईओ किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वही जाने। इसलिए कन्विक्शन 0 होता था। ये बात भी थी। यहाँ मेडिकल एड की बात भी हम करेंगे। आशीष जी से जानना चाहूंगा, क्या कोई फ्री मेडिकल एड का भी कोई प्रावधान इसमें दिया गया है? जी, देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और ये प्लेटफॉर्म के दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर आप किसी क्राइम का शिकार होते हैं तो जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या डॉक्टर आपको ट्रीट करने से मना नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी अभी तक देश में कि जैसे ही पुलिस केस की बात आती थी, कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर या प्राइवेट पर्सन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो उसको हैंडल करने से मना कर देता था। जहाँ तक देखिए पुलिस का जो मेडिकल होता है, जो एक हमारी आगे चार्जशीट का भी पार्ट बनता है, वो यूजली होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अब जिस उसके स्कोप को एक्सपैंड कर जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे उनके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन कास्ट की गई है कि आप
किसी भी विक्टिम के इलाज करने से मना नहीं करेंगे, आपको तुरंत ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। ये एक बहुत फिर कहूँगा, और ये सब फ्री मेडिकल एड रहेगी। देखिए, अगर आप किसी क्राइम के शिकार हुए हैं तो ऑब्वियसली वो जो पूरा का पूरा खर्चा होगा वो स्टेट बियर करेगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय न्याय संहिता ने ट्रांस वुमेन्स के बारे में कोई न्यू प्रोविजंस लाए हैं? बिकॉज वो भी तो एक वुमेन्स की कैटेगरी में ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैटेगराइज किया, ट्रांस वुमेन्स एंड ट्रांस मेंस। तो क्या भारतीय न्याय संहिता ट्रांस वुमेन्स के बारे में कुछ प्रोविजंस और उनके अगेंस्ट जो हो रहे रॉन्ग्स है उनके बारे में बात करता है? जी आशीष जी, क्या उनको भी शामिल किया गया है? आपके सवाल का एक फंडामेंटल लेवल पर अगर उसकी एनालिसिस करें तो वो ये है कि ट्रांस वुमेन जो हैं या ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको इनसे हट के रखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ कोई भी क्राइम कमिट होता है उसके लिए हर वो प्रोविज़न लागू होगा जो अगर मेल के साथ होता है लागू होगा, फीमेल के साथ लागू होता है, उन चीज़ों को उनके ऊपर भी लागू किया गया है। और एक तरीके से ये देखिए, जब हम ट्रांसजेंडर्स के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट ये है कि जहां पर उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है स्पेशल लॉज लाए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी ज़रूरी बात है कि उनको एक स्पेशल कैटेगरी के रूप में ट्रीट मत करिए, उनका इंटीग्रेशन सोसाइटी के साथ होना चाहिए। तो अगर मर्डर के लिए कोई प्रोविज़न बना हुआ है सामान्य व्यक्ति के लिए, तो ट्रांसजेंडर के लिए अगर आप दूसरा उसी प्रोविज़न को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉज की एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द जेंडर होती है, सारे उसमें कवर होते हैं। भारत के कानूनों की प्रोटेक्शन सबको मिली हुई है। प्रोफेसर साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। मैं ये ऐड जरूर करना चाहूँगा, थोड़ा सा क्रिटिकली और दूसरी तरफ से देखने की कोशिश भी करते हैं कि अगर हम सेक्शन 96 को लेते हैं BNS को, जहाँ पर कि प्रोक्यूरेशन मतलब बच्चे को खरीद और सेल की बात कही गई है, तो पहले इसमें फीमेल वर्ड था कि फीमेल को खरीदना करना उसके लिए सजा ये होगी, लेकिन अब जो नया BNS है उसमें बॉय को और जोड़ दिया गया है। तो यहाँ जो ट्रांसजेंडर की बात आ रही है वो यहाँ पर एक्सक्लूड जरूर हो जाता है। एक बात यहाँ पर आ रही है कि खरीद फरोख्त के। दूसरी बात में, और अगर आप सेक्शन 141 को देखते हैं तो वहाँ पर जो बच्चों के आयात किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो पहले वहाँ पर फीमेल वर्ड था, गर्ल चाइल्ड था, लेकिन अब इसमें करके उन्होंने बॉय जोड़ दिया है। तो गर्ल और बॉय जोड़ने से न्यूट्रलिटी तो आ रही है, चाइल्ड की डेफिनेशन तो पूरी हो रही है, बट आपके क्वेश्चन के रिस्पांस में जो आंसर आ रहा है वो ट्रांसजेंडर यहां भी एक्सक्लूड हो रहा है। अगली बात और भी आप देखिए कि सेक्शन 99 जो लास्ट सेक्शन है उसमें एक बात कही गई है। पहले बात थी कि किसी गर्ल को खरीदा जाता है प्रोस्टिट्यूशन में लाने के लिए, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है, किसी गर्ल या बॉय को खरीदा जाता है, उसे प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया जाता है, तो वहां पर वो अपराध साबित हुआ। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर फिर बात वही आई कि भाई तुमने ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं शामिल किया। इसका जवाब आशीष जी देना चाहेंगे। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब को ये श्योर करना चाहूंगा, जब ये मैटर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं करेगी कि चूंकि ना तो ये मेल की कैटेगरी में आ रहे हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आ रहे हैं, वहां वो कवर्ड होंगे, उन अपराध की सजा दी जाएगी, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाएगा और स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। जी, अगले सवाल की तरफ। प्रिजम्पशन ये होती है, इसमें मैं ऐड करता हूं कि अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा तो उसमें प्रिजम्पशन ये होती है कि कोई लॉ अगर फ्रेम होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जाती है कि एक्सक्लूडेड प्रोविजंस अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर देते हैं तो उन प्रोविजंस को उस सेक्शन का पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा, यानी कानून के दायरे से कोई भी बाहर नहीं माना जाएगा। जी नमस्ते, मेरा नाम प्राची है, मैं एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे आशीष सर ने बताया कि महिलाओं के लिए कानून बना है कि महिलाएं अगर उनके साथ झूठा वादा किया जाता है शादी का और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, तो उसके लिए कानून बना है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कानून में बहुत इस कानून को जस्टिफाई करना, इसको प्रूव करना बहुत ही दोनों साइड से दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को क्लियर दोनों ही साइड की पार्टी इसमें झूठ भी तो बोल सकती है। यानी इसकी तस्दीक करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट इट। जब आप
प्रैक्टिस में जाते हैं तो ज़्यादातर केसेस आपको ऐसे ही मिलते हैं जहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है। देखिए, दो तरीके के रेप के ऑफेंसेस होते हैं जो हम केसेस देखते हैं कोर्ट में। पहला, जो कि कहीं पर फोर्सफुली रेप की घटना हुई है, जैसे हमने निर्भया केस देखा था, या अभी भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, वो तो एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो चुकी है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, ऐसे रेप के केसेस हैं जो कि रिलेशनशिप्स गॉन सोट जिसको कहते हैं वो होती है। जान पहचान वालों के होते जरिए हैं या लिव इन रिलेशनशिप होती है, और बाद में हम देखते हैं कि FIR दर्ज हो जाती है आपकी रेप के अंदर। ऐसे केसेस में क्या था, अगर आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देखें तो पुराने कानूनों में जो कंसेंट की बात थी, तो क्वेश्चन आता था कि कंसेंट आपने कैसे ऑब्टेन करी हुई है। अब कंसेंट को भी आपने पढ़ा होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि एक गलत तरीके से ली गई या धोखाधड़ी से ली गई कंसेंट आपकी इनवैलिड होती है। लेकिन साथ में एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो व्यक्ति वो कंसेंट दे रहा है, अगर मैं महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आप बालिग हैं, आपने, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आप चीज़ों को समझ सकती हैं। और कई बार ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर शादीशुदा आदमियों ने आकर आपको प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, आप बालिग हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में इंटर कर रही हैं। ऐसी घटनाओं को बार बार ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि कोर्ट ने रेप का ऑफेंस मानने से मना कर दिया गया है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि नए कानूनों में एक इस तरीके की बात करी गई है कि अगर आपको फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज को डायरेक्टली ऐड किया गया है। अब फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज में उन्होंने एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट प्रॉमिस, आपकी इंटेंशन क्या थी, ये चीज तो डाल दी गई है जी। लेकिन जब हम वास्तव में जब इसमें कोर्ट केसेस आएंगे तब ये देखने की बात होगी कि महिला की जो कंसेंट देने की कैपेबिलिटी है उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगे, किस तरीके का जुडिशियल रुझान होगा, किस तरीके के जजमेंट्स आएंगे। तो अभी ये देखने की बात होगी कि यानी आने वाले वक्त में ये implementation तमाम कैसे चीजें होगा। जो हैं आने वाले वक्त में क्लियर होती चली जाएंगी। जी, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि वो एक नया जोड़ा गया है। पॉइंट ये है कि बाइगेमी पहले से है सिंस दी ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ IPC। उस बाइगेमी को BNS में लाया गया है। BNS में भी बाइगेमस प्रोविजन है, प्रोविजन सेक्शन 82 है, बट इस सेक्शन 82 में एक क्लॉज और जोड़ा गया है, वो 82 क्लॉज 2 जोड़ा गया है। वहां पर जोड़ करके उसमें ये लिख दिया गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी पूर्व शादी के फैक्ट को कंसील करता है और शादी कर लेता है तो उसकी सजा 10 साल तक कहा गया है, जबकि यानी यहाँ पर सजा जो है वो सजा को बढ़ा पहले दिया के गया, मुकाबले 3 साल ज्यादा बढ़ाया गया। अब इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कंसीटफुल मींस, जो कि आपके रेप में ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर कंसीटफुल बिहेवियर उसका बिहेवियर आता है सामने। जी, तो ये तमाम इस तरीके के ये मौज़ूआत थे जिनको जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नए क़वानीन के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि महिलाओं की, ख़ास तौर से हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी और बच्चों के जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस पेशकश के ज़रिए हमारे नाजरीन ने बहुत कुछ मालूमात हासिल की होगी, फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, आपने अपने सवालों के ज़रिए आज के इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना।